सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो नई-नई चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रही हैं, उसको आत्मसात कर रहे होंगे। तो चलिए पर्यावरण अध्ययन के तहत हम जो कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं, तो उसमें एक पहला क्वेश्चन आया है आपके एग्ज़ाम में कि सूर्य से निकटतम ग्रह मतलब सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन-सा है? उसमें ऑप्शन था मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति। तो ये तो था क्वेश्चन और उसके कुछ ऑप्शन थे। तो आपको हम बता दें कि सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध है। लेकिन ग्रह कितने हैं? इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। पहली बात हम सूर्य को याद रख लेते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य एक क्या है? तारा है। और पृथ्वी पर ऊर्जा का जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य एक तारा है और पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य है। अगर सूर्य ना हो तो सारा सिस्टम जो है पृथ्वी का चरमरा जाएगा मतलब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं और प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, तो उनकी जो प्रेज़ेंस नहीं होगी तो आगे के जीवन की हम संभावना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो ग्रह हैं वो कितने हैं? 8 ग्रह हैं। उनकी संख्या क्रम में देखते हैं। पहला ग्रह है बुध, फिर शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो कितने ग्रह हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनका क्रम सूर्य के क्या है? पास से दूर की ओर। तो बुध सबसे पास में है और सबसे दूर कौन है? तो सबसे पास कौन है? बुध। और सबसे दूर कौन है? वरुण है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी-थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। क्या? कि बुध एक तो हमने देख लिया कि बुध ये सबसे पास में है और सबसे छोटा है। सबसे छोटा ग्रह आपको पूछा जाए तो कौन है? बुध है और सबसे पास में है किसके? सूर्य के। इसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र के बारे में क्या है? तो ये शुक्र जो है, इसे क्या कहते हैं? सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो वायुमंडल है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। और क्या कहलाता है? पृथ्वी की बहन। क्या कहलाता है? पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को। कुछ सिमिलैरिटी शुक्र की पृथ्वी से मैच करती है, इसीलिए पृथ्वी को नहीं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अब आ जाते हैं अगला ग्रह है पृथ्वी। यही पृथ्वी जहाँ पर हम लोग रहते हैं और एकमात्र अभी तक जो ग्रह है, जो जीवन के लिए उपयुक्त है, वो है क्या? पृथ्वी है। ये अपने अक्ष पर हमेशा वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर कहाँ घूमेगी? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। अगला ग्रह क्या है? मंगल। मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। कारण क्या है कि यहाँ की जो सतह है, उसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है, वो अधिक है। आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है इसकी परत बाहर से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर बोलते हैं और ये जो भी 8 ग्रह हैं, उसमें सबसे छोटा तो हमने देख लिया था कि बुध है और सबसे जो बड़ा क्या? सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। इसके बाद में आते हैं शनि। शनि के बारे में ये कहा जाता है कि इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। क्या हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह। अभी तक था कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन बाद की खोजों में वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इसके लगभग में 100 के करीब क्या हैं?
उपग्रह हैं, तो क्वेश्चन कभी आए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, शनि के हैं। और इसके एक चारों ओर चमकीले छल्ले हैं, इसके शनि के, गैस धूल कण के एक छल्ले के रूप में प्रतीत होते हैं, किसके, शनि के। इसके बाद में अरुण, अरुण जो ग्रह है इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, कैसा, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो अरुण को भी देख लिया। अब अंतिम ग्रह है आठवां, जिसे हम वरुण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये क्या है, सूर्य से सबसे दूर है, क्या है, सूर्य से सबसे दूर। शनि में अगर आप एक चीज और याद रखना चाहें कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा इसका उपग्रह है टाइटन, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और क्वेश्चन कभी आ जाए कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध, या बुध या शुक्र कहो, या शुक्र या बुध कहो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कह लो। तो बुध और शुक्र के क्या हैं, कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या पृथ्वी का उपग्रह है, हाँ, कौन, चंद्रमा, चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। इस चीज को आपको ध्यान रखना था। तो क्वेश्चन था कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है, ये आपके पेपर में आया था, तो हमने बता दिया बुध। लेकिन उसके साथ हमने क्या क्या चीजें देख ली, ये आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए, अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2। क्या लिया, क्वेश्चन नंबर लिया 2। उसमें आया है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे किया जाता है। हमने क्या कहा, क्वेश्चन आया है नॉइस पोल्यूशन का जो मापन है किसमें किया जाता है, जूल में, न्यूटन में, नैनो इकाई में, या डेसिबल में। तो आपको बता दें कि ध्वनि का प्रदूषण का जो मापन होता है वो किसमें किया जाता है, डेसिबल में। किसमें किया जाता है, डेसिबल में। इसे स्मॉल डीबी से लिखा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है, और सामान्य बातचीत में 50 से 55 डेसिबल की नॉइज आती है। शोर कहाँ हो, जो हमारे कान को प्रिय न लगे बातें, वो शोर के रूप में आ जाती है। तो इसके बाद मान लीजिए 60 से 70 के ऊपर जैसे निकलते जाते हैं, तो ये ध्वनियाँ किसके रूप में होती हैं, शोर के रूप में। यही क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण का रूप बनता है। तो सामान्य बातचीत में 50 से 55 डेसिबल का ध्वनि आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन में आया है कि जूल, जूल किसका मात्रक है, तो आपको बता दें जूल जो है कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। वर्क और एनर्जी दोनों का मात्रक यहाँ पर क्या है, जूल। न्यूटन किसका है, न्यूटन है बल का। और न्यूटन के 3 नियम भी हैं। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। तो 3 नियम है न्यूटन के, पहले नियम को जड़त्व का नियम, तीसरे को एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब दूसरे वाले को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस न्यूटन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है। तो हमने ध्वनि प्रदूषण को तो देख लिया, उसको डेसिबल में मापते हैं, उसके साथ जूल को भी देख लिया, न्यूटन को भी देख लिया। अब भाई किसको देखते हैं, चलिए आगे था नैनो इकाई, नैनो इकाई। तो यहाँ पर हम नैनोमीटर की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नैनोमीटर की। तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। इसमें होता क्या है कि नैनोमीटर से लंबाई मापी जाती है, और कैसी लंबाई, बहुत छोटी इकाई। यह कहें कि नैनोमीटर लंबाई मापने की बहुत छोटी इकाई है। क्या कहें, नैनोमीटर लंबाई मापने की बहुत छोटी इकाई होती है। तो आशा और उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो हमने देख क्या लिया, कि क्वेश्चन आ रहा है एक, लेकिन उससे संबंधित जो भी बातें हैं और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन आया है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन आया है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है जिसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं? उसमें था ऑप्शन में ताप्ती, नर्मदा, सिंधु और सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा। तो आपको बता दें कि इन चारों में से जो सुवर्ण रेखा नदी है ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके साथ ही हम अन्य जो 3 नदियां हैं उनको भी देख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों नदियां जो हैं मध्य प्रदेश से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से। और ताप्ती जो नदी है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा श्रेणी से। और इसके बाद है नर्मदा। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? नर्मदा नदी निकल रही है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो नर्मदा नदी है ये विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा के मध्य में बहती है। विंध्याचल पर्वतमाला वही पर्वतमाला जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने का काम करती है। क्वेश्चन कभी आ जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने वाली श्रेणी कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा विंध्याचल। ठीक है। नर्मदा नदी को मध्य भारत की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य भारत की जीवन रेखा। किसे? नर्मदा को। और आपको ये भी बता दें कि नर्मदा और तापी नदियां वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख 2 नदियों में नर्मदा और तापी आती है। वैसे ज्यादातर नदियां, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है। क्या हो रहा है उस चीज को समझ लीजिए। ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन जो नर्मदा और तापी नदी है ये पूर्व से किधर की ओर बह रही हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, इसका मतलब ये बंगाल की खाड़ी में तो नहीं गिरेंगे, क्योंकि पूर्व में पड़ता है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है क्या? अरब सागर। तो ये पूर्व से जब पश्चिम में बहेंगी तो क्या होता है, ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में। भाई कुछ गलती हो गई है तो इस चीज को इग्नोर करके मैंने यहाँ पर अपने को सुधार लिया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, हम बोलने का सही प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन कुछ कारण ऐसा होता है कि वो गलत इंडिकेशन चला जाता है। तो हमने उस चीज को सुधार लिया है। तो ज्यादातर नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन नर्मदा और तापी नदियां इसके अपोजिट में बह रही हैं। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में आ रही हैं। इसका मतलब ये बंगाल की खाड़ी में तो गिरेंगी नहीं। तो हमने नर्मदा और तापी को देख लिया। इसके बाद में आते हैं सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहा जाता है तिब्बत के मानसरोवर पास झील है जो तिब्बत में। कौन सी एक झील है? मानसरोवर। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ये नदी का उद्गम होता है और फिर क्या करती है, ये लद्दाख से बहते हुए, कहाँ से? लद्दाख से बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब देख लेते हैं सिंधु नदी के बारे में थोड़ा और। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं कौन सी, और उनको पूछ लिया जाता है कि जरा उन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो सबसे पहली नदी कौन सी हो जाएगी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज या सतलज। तो सिंधु की 5 सहायक प्रमुख नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इसको देख लिया। और इन्हीं 5 नदियों से क्या बन रहा है? पंजाब। इन्हीं 5 नदियों को पंजाब के भूमि कहा जाता है। पंजाब। ठीक है। कौन सी नदियां हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज के इस 5 नदियों के जो सम्मिलित क्षेत्र को है उसी को हम क्या बोलते थे? पंजाब।
तो हमने क्या देख लिया, ताप्ती देख लिया, नर्मदा देख लिया, सिंधु देख लिया, और जो उत्तर था क्या, कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिर रही है, सुवर्ण रेखा। तो इसका उद्गम देख लेते हैं, उद्गम, इस नदी का उद्गम कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, वहां पर ये नदी क्या होती है, यहाँ से निकलती है। स्वर्ण रेखा ही नदी क्यों पड़ा, ये कहा जाता है कि पहले के समय में इसकी रेत में जो थे सोने के कुछ कण पाए जाते थे, इसी के लिए इस नदी को स्वर्ण रेखा नदी कहते थे। तो हमने देख लिया कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिर रही है, और उसमें आए हुए ऑप्शन जैसे नर्मदा, तापी, सिंधु, सुवर्ण रेखा के बारे में भी जान लिया। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ जाओ भाई, इसके बाद में एक क्वेश्चन चौथा आया था, क्या आया था, कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, न्यूनतम प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है ईंधन। पहला था उसमें डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, और चौथा है कोयला। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सबसे कम प्रदूषण करेगा। तो ये ध्यान रखना कि इसका उत्तर होगा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सबसे या ना के बराबर क्या करता है, प्रदूषण करता है, पर्यावरण को, पर्यावरणीय प्रदूषण में न्यूनतम है। इसीलिए इसे भविष्य का क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जा रहा है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन में होता क्या है कि जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए जाते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है तो बनता है जल और ऊर्जा, और यही ऊर्जा वाहनों को चलाने में काम करती है। इसके बाद में जो और ऑप्शन है, कौन से, डीजल, पेट्रोल और कोयला, ये होते हैं जीवाश्म ईंधन। कैसे, जीवाश्म ईंधन। इन्हें कैसे ईंधन कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये लाखों वर्ष पहले जो जीव जंतु या पेड़ पौधे पृथ्वी में दब गए और उस पर पर्यावरणीय जो प्रभाव ताप और दाब का पड़ा, उसके कारण बने क्या, इन्हें कच्चे तेल के रूप में निकाला गया। कच्चे तेल में जैसे पेट्रोल, डीजल आ गया, और कोयला जो होता है उसे हम अन्य रूप में निकालते हैं, ठोस के रूप में। तो जीवाश्म ईंधन कौन हो गया, डीजल, पेट्रोल, कोयला। ये क्या करते हैं, इनके जब दहन होता है तो प्रदूषण की मात्रा इनके दहन होने पर अधिक होती है, मतलब ये प्रदूषण फैलाने में कारगर हैं। कोयला जलाओगे या पेट्रोल डलाओगे, डलाने का मतलब गाड़ियों में अगर डाला जाएगा और उससे वाहन चलेंगे तो वो भी प्रदूषण फैलाएंगे। उसी प्रकार से डीजल भी प्रदूषण फैलाता है। प्रदूषण फैलाने का मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। तो हमने देख लिया न्यूनतम प्रदूषण कौन करता है, हाइड्रोजन करता है, लेकिन उसके साथ हमने डीजल, पेट्रोल, कोयले को देख लिया। अब क्वेश्चन लेते हैं 5। क्वेश्चन 5 आया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। ऑप्शन था 1982 में, 1992 में, 1986 में, 1996 में। तो आपको पता होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। कब आया, 1986 में। इसके साथ में कुछ और अधिनियम आए, उनको देख लीजिए। वनों, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसी के बाद में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972। इसका मेन उद्देश्य है कि जीवों की रक्षा करी जाए, अवैध शिकार को रोका जाए, उनके लिए सुरक्षित आवास बनाए जाए, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो और वो पर्यावरण में अपना विशेष योगदान दे सके। इसके बाद में आते हैं, अगला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण
एवं नियंत्रण अधिनियम, ये कब आया? 1974 में। जल प्रदूषण, भाई सबसे बड़ी समस्या है इस समय जल प्रदूषण। कारण क्या है कि पृथ्वी पर हमने बताया था कि 71% जल है। कितना है? 71% तो पानी है, लेकिन इसको अगर 100 भागों में बांटा जाए तो कम से कम मुश्किल से 3% से भी कम पानी क्या है? पीने लायक है। और उसके स्रोत भी बता दिए थे, जैसे हिमनद है, भूमिजल है, नदी और झीलें हैं, यहाँ से ही हमें शुद्ध पानी मिलता है। अब इतना पानी कम है और पानी के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अधिनियम तो बना, लेकिन उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उनके द्वारा निकला हुआ गंदा पानी डायरेक्ट नालों के माध्यम से नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे होता क्या है? नदियां प्रदूषित होती हैं, और नदियां जब प्रदूषित होंगी तो उसमें जो भी जीव पनप रहे होंगे या वो इकोसिस्टम होता है वो नहीं बन पाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। तो हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देख लिया 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। इसी के तहत वायु प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? अगर पानी की बात हो गई तो जरा हम वायु की भी बात कर लें। 1981 कब आया? वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम आया 1981। इसमें क्या हुआ? वायु प्रदूषण भी इस समय बहुत ही जटिल समस्या है। दुनिया की जब एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात होती है तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर आते हैं वायु प्रदूषण में, वो भारत के ही आते हैं। हम अपना कितना भी विदेशों में ढिंढोरा पीट लें, लेकिन वास्तविक स्थिति देश में क्या है, इससे कोई अछूता नहीं है। तो वायु प्रदूषण को कम करने का उपाय यही है कि सबसे पहले जीवाश्म ईंधनों को कम से कम प्रयोग किया जाए, जो कि संभव नहीं। इसके बाद पेड़ अत्यधिक लगाए जाएं। एक तरफ लगाए भी जा रहे हैं, उससे ज्यादा कटाई भी हो रही है, तो उसको भी डिसबैलेंस हो रहा है, तो इससे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को तो हमने देख ही लिया, कब हुआ है? 1986 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो गया, 5 तो हमने कर ही लिए है। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन था कि फूलों की घाटी कहाँ है? ऑप्शन था जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो आपको बता दें, फूलों की घाटी किसके लिए फेमस है? फूलों के लिए। और कहाँ है ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है 2000 में किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से, 13 जिलों को काट करके। तो फूलों की घाटी कहाँ से है? उत्तराखंड से है। और यहाँ कुछ और भी है नेशनल पार्क, जिसमें जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी, गंगोत्री। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, उसके साथ उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी और गंगोत्री जो नेशनल पार्क हैं, ये भी कहाँ पर हैं? उत्तराखंड। राष्ट्रीय पार्क बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जीवों और पौधों की अच्छे से क्या होती रहे? रक्षा होती रहे। अगर जीव जंतु और पेड़ पौधे रहेंगे तभी हमारा पृथ्वी पर जीना भविष्य में कुछ अच्छा परिणाम दिखाएगा। नहीं तो जैसे जैसे इसमें डिसबैलेंस आएगा तो इसके नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे। तो उत्तराखंड को तो हमने देख लिया। इसके बाद में आते हैं, ऑप्शन आया था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? यूनियन टेरिटरी, जिसे हम संघ शासित प्रदेश बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कुछ है क्या नेशनल पार्क? उसमें है दाची ग्राम, हेमिस और किश्तवाड़। ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। तो दाची ग्राम में हंगुल महामृग पाया जाता है। हंगुल महामृग। क्वेश्चन पूछा ऐसे ही गया है कि हंगुल महामृग कहाँ होता है, मतलब पाया जाता है दाची ग्राम। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में आ जाओ हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश में एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और दूसरा है शीत मरुस्थल। क्या है? शीत मरुस्थल नेशनल पार्क। यहीं पर क्या पाया जाता है? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ कहाँ पे पाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल में। एक अगला राज्य है सिक्किम। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है उसे हम खांग चेंद जोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? खांग चेंद जोंगा। और यहीं पर एक पर्वतमाला है जिसे हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो पाया जाता है विशेष रूप से जानवर, वैसे तो जंगलों में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफाई जीव को जहाँ पर नोटिफाई किया जाए तो उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे काजीरंगा में, असम के काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, खूब आता है क्वेश्चन। दाची ग्राम में उसी प्रकार से हंगुल महामृग से रिलेटेड है। सिक्किम में आ जाए किससे संबंधित है, तो लाल पांडा जो है यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। तो क्वेश्चन था एक और 10-15 चीजें उसके साथ में हमने क्या करी, देख ली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 पे क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन था एटीपी, डीएनए, आरएनए या सूर्य प्रकाश। तो अभी हमने बात करी थी कि ऊर्जा का एकमात्र अगर स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद में हम लोग कुछ और उदाहरणों पर बात कर लेते हैं, जैसे डीएनए। डीएनए क्या होता है? ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें होता क्या है, इस शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें पाया जाता है, और ये एक आनुवांशिक पदार्थ है। जो लोगों में जीन ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से होता है? डीएनए के माध्यम से होता है। मतलब माता पिता के कुछ जीन जो बच्चे में जाते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं? डीएनए के माध्यम से। डीएनए की द्विकुंडलन जो संरचना थी उसकी जो खोज है वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने? वाटसन और क्रिक ने। इस चीज को भी हमने देख लिया। इसके बाद आरएनए। आरएनए क्या होता है? इसको फुल फॉर्म इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये किसमें सहायक है? ये प्रोटीन निर्माण में सहायक। किसमें? प्रोटीन निर्माण में सहायक है। कौन? आरएनए। इसके बाद क्या करता है, ये डीएनए के संदेश को, आरएनए जो है डीएनए के संदेश को कहाँ भेजता है? कोशिकाओं तक पहुंचाता है। आरएनए डीएनए के संदेश को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम भी कौन कर रहा है? आरएनए कर रहा है। वैक्सीन निर्माण में भी कौन सा काम आता है? आरएनए काम आता है। अभी कुछ साल पहले एक महामारी आई, कोरोना। तो उसकी जो वैक्सीन बन रही थी वो भी आरएनए से रिलेटेड थी। उसमें जो प्रोटीन हो रहा था उसको वृद्धि जो कर रहा था उसको रोकने के लिए जो वैक्सीनों पर रिसर्च चल रही थी वो आरएनए के माध्यम से ही हो रही थी। फिर अगला है कि एटीपी। एटीपी जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्वेश्चन था पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। लेकिन उसके साथ हमने डीएनए, आरएनए और एटीपी के बारे में भी कुछ चीजों को सीख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन था किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य
कहाँ पर है, पहली बात ये ध्यान रखो। भाग 4A में अनुच्छेद क्या है, 51A। कुल संख्या कितनी है वर्तमान में, 11। किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये आए कहाँ से हैं, ऑप्शन में था जर्मनी, यूएसए, यूएसएसआर या यूनाइटेड किंगडम। तो आपको बताएं, ये आए हैं यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ बोलते थे पहले, सोवियत संघ। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसे हम सोवियत संघ कहते हैं। आज जो रूस है, इससे भी बड़ा रूस का क्षेत्र होता था, जिसे हम क्या कहते थे, सोवियत संघ कहते थे। वहां से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके साथ में भी यहाँ से और क्या लिया है, समाजवादी विचार। समाजवादी विचार की अवधारणा भी कहाँ से ली गई है, यूएसएसआर से। अब इसमें जर्मनी आया है एक ऑप्शन, वही जर्मनी जहाँ का एक तानाशाह था, हिटलर। आपात उपबंध, कि जैसे ही आपातकाल लगेगा कि कौन से मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे स्वतः और कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। तो 20 और 21 को छोड़ करके, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। इसके बाद में एक आया है ऑप्शन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ का एक राष्ट्रपति बना है जिसे हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब से राष्ट्रपति का पद संभाला है, मेक अमेरिका ग्रेट बनाने के चक्कर में पूरे देश को या पूरे देश का भट्ठा बिठा दिया है। सारी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। भारत की करेंसी औंधे मुंह गिर रही है, औंधे मुंह कहते हैं इसे, क्योंकि हमें $1 का लगभग में 97 रुपए चुकाना पड़ रहा है। इसका मतलब हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, तो हमें वहाँ डॉलर में ही पेमेंट करना होता है। इससे हमारी जो इकोनॉमी है धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर होती चली जा रही है। तो अमेरिका की बात हो रही है, कुछ चीज़ें उसके बारे में ये जानी। अब इससे क्या लिया है हमने, यहाँ से लिया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जी, इनकी संख्या कितनी है, 6 है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जैसी चीजें हैं। और क्या यहाँ से लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली है। कहाँ से, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग चले, ऐसा भी कहाँ से हमने लिया है, अमेरिका से लिया है। इसके बाद एक और देश आया था, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिया, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का मतलब है उच्च सदन निम्न सदन वाली, विधि का शासन हो। ऐसी प्रक्रिया भी कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, कहाँ, भारत में। आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते, लेकिन अमेरिका में इसके उलट आप दोहरी नागरिकता रख सकते हैं। उसमें क्या होती है, एक देश की और एक राज्य की, क्योंकि वहाँ यूनियन ऑफ क्या है, स्टेट है, और भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यहाँ क्या है, राज्यों को तोड़ करके हम नए राज्य बना सकते हैं, कहाँ, भारत में। लेकिन अमेरिका में तोड़ करके नए राज्य आप बना नहीं सकते, उनकी अपनी अलग इंडिपेंडेंस है, मतलब स्वतंत्रता है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को भी आप क्या है, समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो चीजें सीख रहे हैं वो आप अगर सीख लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन में जब क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत ही अच्छा करेंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि पीने के लिए सबसे सुरक्षित पानी क्या है? पीने के लिए सुरक्षित पानी क्या है? ताजा जल, आसुत जल, नल का जल, या एक ऑप्शन है पीने योग्य पानी। तो हमने बताया था आपको पीने के लिए सबसे सुरक्षित पानी क्या होता है? पीने योग्य पानी। इस चीज को हमने अपने जल वाले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि कौन है जो पीने योग्य पानी है, उसे ही हम सबसे सुरक्षित पानी कहते हैं। और इसमें बहुत सारी कोई चीजें ऐसी हैं नहीं जिसे हमें जानना है। तो पानी को हम, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। एक D2O भी होता है, ये भारी जल होता है। क्या होता है? भारी जल। ये जो होता है, जो परमाणु भट्टियां होती हैं उसमें मंदक का काम करता है, मतलब उसकी जो प्रक्रिया है उसको स्लो बनाने का काम भारी जल करता है, जिसे हम D2O कहते हैं। और पानी तो आपको पता ही है कि पृथ्वी पर 71% क्या है? पृथ्वी पर 71% जल है, जिसमें से पीने वाला मात्र 3% से भी कम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी या ट्रेजेडी बोलते हैं, ये कब हुई? 1984 में। इसमें कौन सी गैस आई थी? ऑप्शन में है MIC, या बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन है मीथेन, और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद में जो और गैसें हैं उनके बारे में समझेंगे। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। कहा यह जाता है कि ये घटना घटी है 2 से 3 दिसंबर की रात। कब? 1984 में, जब लोग दोपहर मतलब रात के 12 बजने में थोड़ा कम ही था, 2 तारीख का, और उसके बाद 3 तारीख लग जाती है। तो लोग रातों में क्या होता है, जनरली सोते ही हैं। और उसमें अगर 200 में से 2 लोग जग रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 99% लोग क्या करते हैं, रात में सोते ही हैं। तो ये भोपाल है कहाँ जगह पे? मध्य प्रदेश में। और भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। लोग सोए हुए थे और एक कंपनी थी जिसे हम कहते हैं यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जो क्या बनाती थी? कीटनाशक बनाने वाली एक कंपनी थी। इसमें होता क्या है कि इस कंपनी के जो जहाँ पे दवा बन रही होती है उसके टैंकों में क्या होता है? लीक हो जाती है, लीकेज हो जाता है। लीकेज कर्मचारियों के द्वारा, अब रात की बात है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कंट्रोल होता नहीं है। तो ये जो कीटनाशक बनाने वाली कंपनी है यूनियन कार्बाइड, जहाँ से लीकेज हो रहा है, और कीटनाशक बनाने वाली कंपनी है, तो समझ लीजिए केमिकल इसमें कितने खतरनाक होंगे। तो होता क्या है कि यहाँ से जब ये लीक करती है गैस, इस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट या साइनाइड, आप देखे होंगे कहीं कहीं साइनाइड लिखा होगा, हम MIC को मिथाइल आइसोसाइनेट ही कहते हैं। ठीक, इस गैस का जब रिसाव तेजी से होने लगा और लोग सो रहे थे उस समय, जिधर हवा चली उसका प्रवाह हुआ, उधर लाशों में लोग तब्दील होने लगे। जिसके ही नाक से उसने सांस ली उसकी दम घुट के मौत होने लगी। तो ये त्रासदी हुई और इसमें ये कहा जाता है कि 15 से 20,000 लोग क्या है, मारे गए। लेकिन सरकारी आंकड़े 4-5 हजार ही बताते हैं। लेकिन आप जानते हैं हमेशा कि सरकारी आंकड़े, अगर मृत्यु होगी 10 तो बताए जाएंगे 2 ही। लेकिन यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी में लगभग में 15 से 20,000 लोगों की क्या हुई, मौत हुई। इसके बाद में क्या हुआ भाई, लोगों की लाशें जो है शहर में पूरी तरीके से, शहर जो है लाशों से पट गया।
15-20 हज़ार, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने सगे संबंधी को खोया, गलती किसी की, परिणाम किसी को भुगतना पड़ा। तो ऐसी थी भोपाल गैस त्रासदी, जो 1984 में घटी, 2-3 दिसंबर की रात को। और इसका जो चेयरमैन था, वॉरेन एंडरसन कहते हैं उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन सरकार ने फिर क्या किया, कानूनी दांवपेच से वो क्या हो गया, रिहा होकर अपने देश अमेरिका चला गया। और फिर उस पर जो भी केस चलता रहा होगा, लेकिन उसे फाइनल इसमें कोई ऐसी सजा नहीं हुई। लेकिन हमारे देश को ऐसा एक दंश मिला जिसे आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, जिसे नाम दिया गया भोपाल गैस त्रासदी। इसके बारे में उम्मीद करते हैं आपने जान लिया होगा। और भाई चलो इसके बारे में, और ये भी कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई। क्या हुआ? ये दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई। कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी। इसके बाद में एक आई है गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को, इसे हंसाने वाली गैस कहते हैं। अगर कहीं ये गैस छोड़ दी जाए तो लोग हंसने लगेंगे, इसे ही हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद में एक गैस आई है मीथेन, जिसे हम CH4 बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है? दलदली क्षेत्रों से निकलती है, खदानों से निकलती है। और दलदली क्षेत्र हो गए, खदानें हो गई, जानवरों के जुगाली। जुगाली सब जानते हैं, जानवर जब चारा खाते हैं उसके बाद जो मुंह चलाते रहते हैं उसे जुगाली कहते हैं। तो वो करते हैं, वहां पर भी किस गैस का, उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है उस समय? मीथेन गैस निकलती है। इसे ही हम मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस। किस गैस को? मीथेन गैस को। एक और गैस आई है जिसे हम देख लेते हैं, CO। ये कमांडिंग ऑफिसर नहीं है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे कहा जाता है दम घोटू गैस। दम घोटू गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने देखा होगा अक्सर ठंडियों में लोग कोयले की अंगीठियां जला करके अपने कमरे में रख लेते हैं, और ठंडियां होती हैं तो सोचते हैं कि कहीं खिड़की दरवाजे या कहीं से भी हवा ना आ पाए, और वो उस कमरे में भट्टी को रख लेते हैं, वो जो अंगीठी है, और रात में लगा के उसे सो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो सुबह उठते ही नहीं, हमेशा के लिए सो जाते हैं। तो ये क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, ये ऑक्सीजन वहन क्षमता को धीरे धीरे कम कर देती है, जिससे लोगों की सोते सोते ही मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस गैस को क्या कहते हैं? दम घोटू गैस कहते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे इन 10 क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा।